हाय गाइस, तो ये है BCS 040 का दिसंबर 22 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा था कि तीन स्टूडेंट्स हैं A, B और C, और तीनों के एक क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। A 1/2 प्रोबेबिलिटी के साथ वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, B 1/3 प्रोबेबिलिटी के साथ वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, और C 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। तो आंसर सिंपल है। इसमें पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई एक उनमें से ये क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। तो पहली तो हम लोग ये निकाल लेते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है हर एक स्टूडेंट की उस क्वेश्चन को ना सॉल्व कर पाने की। तो ए के ना सॉल्व कर पाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहेगी, 1 - 1/2। 1 माइनस कर दिया, 1 से माइनस किया, ठीक है। और बी की भी ऐसे ही सिमिलरली निकाल लेंगे तो 2/3 आ जाएगी, और सी की भी निकाल लेंगे तो 3/4 आ जाएगी। तो अब सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? सॉल्व कोई कब कर पाएगा ये क्वेश्चन? जब या तो फिर एक कोई तीनों में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ए कर ले या बी कर ले या सी कर ले, या फिर तीन में से कोई दो भी सॉल्व कर लेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो यानी कि ए बी कर लें और सी ना कर पाए, और ए सी कर लें और बी ना कर पाए, और बी सी कर लें और ए ना कर पाए, तब भी सॉल्व हो जाएगा। या फिर तीनों सॉल्व कर लें, ए बी सी तीनों सॉल्व कर लें, तब भी नहीं हो पाएगा। तो इतनी बड़ी प्रोबेबिलिटी निकालने से बढ़िया है कि हम कह दें 1 माइनस कोई कोई क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए। तो हमने वही किया है, 1 माइनस ना ए सॉल्व कर पाया ना बी ना सी, तो यानी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया है। तो आंसर क्या आएगा? 3/4। ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है? क्वेश्चन सॉल्व हो जाने की। अब दूसरे पार्ट में पूछा है कि कोई एक ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले। तो कोई एक क्वेश्चन कब सॉल्व कर पाएगा? जब ए कर ले और बी और सी ना कर पाए, या फिर ए ना कर पाए और बी कर ले और सी ना कर पाए, या फिर ए ना कर पाए, बी ना कर पाए और सी कर ले, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमने उन्हीं की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज रख दी हैं, 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4। ये क्या है? ए के सॉल्व करने की, यह है बी के ना सॉल्व करने की, यह है सी के ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली ऐसे और दोनों टर्म्स में भी रख देंगे, आंसर आ जाएगा 5/12। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स और उसके मार्क्स दिए हैं, और हमको क्या फाइंड करना है? मीन और मीडियन। मीन और मीडियन फाइंड करना है। तो मीन कैसे निकलेगा? फ्रीक्वेंसी इनटू ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। तो हमें फ्रीक्वेंसी तो दी ही हुई है, मगर ऑब्जर्वेशंस मतलब कि रेंज में दिए हैं। तो जब रेंज के केस में होते हैं तो हम लोग क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क क्या है? रेंज के बीच का पार्ट निकालते हैं। तो 0 से 10 के बीच का पार्ट क्या हो गया? 5। ऐसे ही 10 से 20 के बीच का पार्ट हो गया 15। ऐसे ही रिस्पेक्टिवली निकालते जाएंगे, और उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया मैंने। तो ये आ गया हमारा ऊपर का हिस्सा, और नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 100। तो मीन आ गया मेरा 31.9। ऐसे ही अब मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला है बहुत बड़ा, जब रेंज दी होती है तब के लिए। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है n/2 माइनस FC/F इंटू R+L। तो मीडियन होता क्या है? बीच की वैल्यू। मीडियन होती है, अगर 5 टर्म्स हैं, 5 बॉक्सेस हैं, तो बीच वाली जो वैल्यू होगी ये मेरा मीडियन है। ठीक है। तो यहाँ इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो मीडियन यहाँ पे भी बीच में आना चाहिए। तो अब 100 स्टूडेंट्स अगर मैं कह रहा हूँ है मेरे पास, तो बीच वाला स्टूडेंट कौन सा होगा? 50th। तो 50th कहाँ पे लाई कर रहा है, ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो जैसे ही हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली तो हमने ये देखा कि 20 से 30 के बीच में टोटल 44 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिनका जो है 30 से कम मार्क्स हैं। 30 या 30 से कम मार्क्स वाले 44 स्टूडेंट्स हैं।
और 30 से 40 के बीच में 74 वाले, यानी कि 74 और 44 के बीच में ही तो भाई 50 लाई करेगा। यानी हमारी जो रेंज है जिसमें हमारा मीडियन लाई कर रहा है वो कौन सी है, 30 से 40 के बीच में। 100/2, एन की वैल्यू 100 है। 44 क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिस उस रेंज के पहले जिस रेंज में जो है हमारा मीडियन लाई कर रहा है। और 30 क्या है, वो वाली फ्रीक्वेंसी जिस रेंज में हमारा मीडियन लाई कर रहा है, इनटू रेंज प्लस लोअर लिमिट ऑफ द रेंज जिसमें हमारा मीडियन लाई कर रहा है। ठीक है, तो आंसर आ गया 32। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ था कि दो बॉक्सेस हैं मेरे पास, ये बॉक्स ए है और एक बॉक्स बी है। तो बॉक्स ए में 5 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लू बॉल्स हैं, और बॉक्स बी में 2 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लू बॉल्स हैं। तो सिंपली पहले हम ये निकाल लेते हैं कि रेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बॉक्स ए में। तो रेड के आने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/9 और ब्लू के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/9। ये है बॉक्स ए की प्रोबेबिलिटीज़, ए की प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये। और बॉक्स बी में रेड आने की प्रोबेबिलिटी है 2/7 और बी आने की प्रोबेबिलिटी है 5/7। तो अब ये इन्होंने पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम दोनों में से एक एक बॉल ड्रॉ करें और वो बॉल रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन हो, एक में से रेड आए और एक में से ब्लू। तो अब ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस में से रेड आ रही किस में से ब्लू। मान लो बॉक्स ए में से रेड आ रही है और बॉक्स बी में से ब्लू। ऐसा भी हो सकता है कि बॉक्स ए में से ब्लू आए और बॉक्स बी में से रेड। तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को हमें कंबाइन करना है। सारी प्रोबेबिलिटीज़ मिला के देखी जाए तो या तो फिर बॉक्स ए में से रेड मिलेगी और बी में से भी रेड, दोनों में से रेड निकाल ली, या फिर रेड एक ए में से मिलेगी बी में से ब्लू, या फिर बी में बॉक्स ए में ब्लू मिलेगी और बॉक्स बी में रेड, और बॉक्स ए में ब्लू मिलेगी और बॉक्स बी में ब्लू। तो ये सारी चारों पॉसिबिलिटीज़ हैं, 4 में से 2 निकालनी है। तो इनका सॉल्यूशन क्या हुआ कि जो है, जो रेड पहली वाले में रेड आनी चाहिए तो प्रोबेबिलिटी की रेड ड्रॉ की, और दूसरे वाले में ब्लू ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी बॉक्स बी में से, और या फिर बॉक्स ए में से ब्लू और बी में से रेड, इन दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करके हमारा आंसर आ गया 11/21। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक प्रोफेसर है, इसने 4 टेस्ट लिए और चारों टेस्ट में एक स्टूडेंट के मार्क्स किया है। अब उसको 2 सब्जेक्ट्स रैंडमली सेलेक्ट करके उनका एवरेज निकालना है स्टूडेंट के लिए। तो हमसे पूछा ये गया है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। यानी कि ये बताना है कि अगर हम सैम्पल्स अलग अलग लेंगे तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आएगा। तो देखिए, ये सैम्पल्स हमने नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल्स ले लिया, विद रिप्लेसमेंट लिया है। ये सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट की हमने। तो रिप्लेसमेंट जब होता है तो 1,1 आते हैं, 1,1, 2,2, 3,3 और 4,4। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो हम क्या कहते हैं, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये सॉरी, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। तब ये चारों टर्म्स नहीं आते। बट क्योंकि हमने विद रिप्लेसमेंट लिया है, क्वेश्चन में एज सच कुछ दिया नहीं है स्पेसिफिक कि लेना है कि नहीं लेना है, इसलिए हमने विद रिप्लेसमेंट ले लिया। तो सारी प्रोबेबिलिटीज़ निकल गई। तो सैम्पल्स हमने लिए और सैम्पल्स का अब हमें क्या करना है, मीन निकालना है। तो फर्स्ट टेस्ट का मीन तो भाई 75 + 75/2 यानी कि 75 ही आएगा। फर्स्ट टेस्ट सेकेंड टेस्ट लिया तो इन दोनों का मीन जो है 70 आएगा। ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, और सेकेंड और थर्ड टेस्ट का मीन, सबका मीन निकाल लिया। तो अब हम लोग इस मीन से क्या देखेंगे कि ये मीन्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो हमारे केस में सिर्फ 82 बार रिपीट हो रहा है।
तो हमने उस सैम्पल्स के हिसाब से मीन देख लिया कि 80 यहाँ पे की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो यानी इसके आने की प्रोबेबिलिटी 2 है, और बाकी सारे जो मीन्स हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटी 1 ही है, सिर्फ 1/10 है। और बाकी मीन जो 80 है उसके आने की प्रोबेबिलिटी 2/10 है। तो बस ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, ये टेबल दिखा देती है कि इन दोनों सैंपल से मीन जो है हमें इतना मिल रहा है, और जो एक्चुअल मीन है अगर हमें वो निकालना होगा तो वो आएगा 75 + 65 + 80 + 95 अपॉन 4 सॉरी, ठीक है। तो ये आएगा हमारा सैम्पल मीन। बस ये टेबल ही बनानी थी इस क्वेश्चन में, और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको स्पीड और स्टॉपिंग डिस्टेंस की टेबल दे रखी है, और हमसे कहा गया है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन बताइए। तो वो रिग्रेशन से आता है। तो रिलेशन क्या पूछा है, सीधे सीधे इन्होंने ये कह दिया कि रिग्रेशन लाइन बताइए, फाइंड करिए। तो रिग्रेशन लाइन के लिए हमको x² y² और xy, वैसे y² की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम b y x निकाल लें। अगर b x y निकालते, ये कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन है, आपको पता ही होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन अगर b x y निकालते तब हमको y² की ज़रूरत पड़ती, मगर इस केस में हमें सिर्फ x² के समीशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है n समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स इंटू समीशन ऑफ वाई अपॉन n इंटू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो हमने वैल्यूज़ रख ली हैं, बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई। इसको हम रख देंगे अपने इक्वेशन में। तो इक्वेशन में रखी हमने, इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। आपको पता ही है y बार और x बार मीन्स है, और y बार और x बार के से ही होकर रिग्रेशन की लाइंस जाती हैं। हमेशा जो एक पॉइंट मिलेगा आपको, दो रिग्रेशन की लाइंस मिलती हैं, एक बी वाई एक्स से और बी एक्स वाई से। तो इसे कहते हैं y ऑन x की लाइन, और इसे कहते हैं x ऑन y की लाइन। तो ये दोनों रिग्रेशन लाइंस जब मिलती है हमको, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये दोनों हमेशा y बार कॉमा x बार से पास होके ही जाएंगी। तो इक्वेशन ये निकाल ली, इक्वेशन ऑफ लाइन यूज़ करके आंसर हमारा ये आ गया। तो ये हमारी ऐसी लाइन है जो कि इस डेटा के पास लाई करती है सबसे ज़्यादा। तो जैसे अगर कुछ पॉइंट्स होंगे, ये टेबल के पॉइंट्स हैं, तो ये हमारी लाइन ये वाली है। हालांकि एग्जैक्ट नहीं बनाई मैंने क्योंकि यहाँ पे -120 है, तो लाइन एक्चुअली में कुछ ऐसी बनेगी, यहाँ पे ये 120 को टच करेगी, -120 को, और यहाँ पे कहीं जो है पॉइंट्स होंगे हमारे एक्चुअल में, ये 30 40 ऐसे, और यहाँ पे 160 240 ऐसे, ठीक है। तो ऐसे बनेगी लाइन। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आपको ये टेबल दे रखी है जो कि स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के बीच का कंपैरिजन है। हाई मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, 36 बच्चे के स्टैटिस्टिक्स में भी अच्छे नंबर हैं और कंप्यूटर साइंस में भी अच्छे हैं। मीडियम बच्चे कौन से हैं, जिसके स्टैटिस्टिक्स में 72 बच्चे ऐसे हैं जिनके स्टैटिस्टिक्स में तो ज़्यादा नंबर हैं और कंप्यूटर साइंस में मीडियम नंबर हैं। तो इन्होंने मेरे से पूछा क्या है कि क्या जो बच्चे स्टैटिस्टिक्स में अच्छे हैं वो ये दिखाता है कि कंप्यूटर साइंस में भी अच्छे होंगे। तो ये क्वेश्चन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि रो वाइज और कॉलम वाइज हमें सम निकालना पड़ेगा। तो ये हमने निकाला हुआ है, 36 + 34 + 50 120 हो गया। ऐसे ही 36 + 72 + 42 150 हो गया। सबका सम निकाल लीजिए। अब या तो फिर आप इस पूरे रो का सम निकाल लेंगे तो 500 आएगा, या फिर इस पूरे कॉलम का सम निकाल लेंगे तब भी वो चीज़
500 ही आएगी, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी? E11 के लिए फर्स्ट और फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन अपॉन टोटल, तो 36 आ गया। E12 के लिए फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का सम अपॉन टोटल। तो ये सारी हमारी ऐसे ही एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज क्या है? 36, 34, 50 ऐसे हैं। तो U जो हमारा होता है वो क्या आता है? U हमारा होता है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड अपॉन एक्सपेक्टेड, इनका स्क्वायर होता है। इसलिए हम ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड कहें या एक्सपेक्टेड माइनस ऑब्जर्व करें, बात एक ही है, निगेटिव में नहीं आती। तो फर्स्ट केस में देखें 36 माइनस 36 किया तो ज़ीरो ही हो गया, उसका स्क्वायर करेंगे तब भी ज़ीरो ही आएगा। सेकेंड केस में देखें 75 माइनस 72, तो 75 माइनस 72 क्या हुआ? 3, 3 का स्क्वायर अपॉन 39 जो कि हमारी है, तो अपॉन 75 जो कि हमारी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो अब आप ऐसे ही निकालते जाएंगे, तो U की वैल्यू मेरी आ गई है 19.96। तो अब ये 19.96 हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम निकालने की कोशिश करें तो रो -1 इंटू कॉलम -1 होती है, तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगी। और इन्होंने एक्स स्क्वायर के लिए वैल्यू दे रखी है 0.05, यानी कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 के लिए 9.49। अगर आपको नहीं दी होती तो आप टेबल में से देख के बता देते। तो ये 9.49 जो वैल्यू है वो 19.96 जो हमारी वैल्यू आई है U की, विच इज़ इनडायरेक्टली ची स्क्वायर, इससे ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, जब ज़्यादा होती है जो हमारी वैल्यू होती है, अगर U ज़्यादा है ची स्क्वायर से, गिवन ची स्क्वायर से, तो हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमारी इनिशियल थ्योरी थी कि स्टैट्स एंड CS स्टूडेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो सिंस ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ दोनों का परफॉर्मेंस एक दूसरे पर डिपेंड करता होगा। इसको ना एक्सेप्ट कर सकते हैं ना रिजेक्ट कर सकते हैं, सॉरी, इसको हम, तो हमारी ये स्टोरी रिजेक्ट हो गई है। चलिए, हो सकता है आपको ये भी समझ में आ गया हो क्वेश्चन। तो ये हमारे सारे सॉल्यूशंस थे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने नहीं बताया, जिसमें हिस्टोग्राम था, इसलिए मैंने नहीं बताया, वो आप बना ही लेंगे, हिस्टोग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व पॉलीगन। और क्वेश्चन नंबर 7 मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो गलत है। उसमें हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नहीं निकाल पाएंगे सही से, यानी BYX और BXY ये दोनों सही से नहीं आ रहे हैं उस क्वेश्चन के हिसाब से जो इन्होंने इक्वेशन दे रखी हैं, लीनियर इक्वेशंस। और क्वेश्चन नंबर 8 मैंने नहीं बताया है क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिकली थ्योरेटिकल है और आपको बुक में इसकी आंसर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।